नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी यूट्यूब की तरफ से फिर से आपके लिए नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा या नहीं है तो मैं आपके लिए बता दूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना चाहिए। कि जनरली जब हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से कम हो, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, हीमोग्लोबिन आपका 8 ग्राम पर डीएल से अगर कम आ रहा है तब आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। या सेकेंडरी में आपको बोलूं हीमेटोक्रिट एचसीटी की बात करें, अगर हम लोग एचसीटी आपका लेस देन 30 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। यानी 30 से कम अगर आपका हीमेटोक्रिट आ रहा है या आपका हीमोग्लोबिन अगर 8 ग्राम पर डीएल से कम आ रहा है, 30% से, सॉरी परसेंट का सिस्टम होता है यहाँ पर, 30% से अगर आपका हीमेटोक्रिट अगर कम आ रहा है तो उस कंडीशन में अब आपका एक सवाल होगा कि सर जनरल जो आपका हीमेटोक्रिट वो कितना होता है। तो अगर मैं आपके मेल की बात करूं तो मेल में होता है आपका 42 से 52% होता है, और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में ये होता है आपका 35 से 42। ठीक है, कितना होता है 47, ठीक है, ये होता है फीमेल में आपका, और मेल में कितने परसेंट होता है। तो जब आपका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम से डाउन जाएगा उस कंडीशन में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ेगी। हीमेटोक्रिट लेवल अगर आपका 30% से डाउन जा रहा है तो उस कंडीशन में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड मिलेगी। क्योंकि हमेशा आपको आइडिया होगा कि मेल में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और फीमेल में जो हीमोग्लोबिन का लेवल होता है वो कम होता है, राइट। जनरली देखा जाता है कि जो फीमेल्स में हीमोग्लोबिन का अगर हम लेवल की बात करें तो वो होता है आपका 12 to 14, जबकि मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में होता है आपका 13 to 16 तक होता है। ठीक है, ये तो जनरल थिंग्स हो गई कि ये चीज़ें बेसिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर नहीं है तो एटलीस्ट। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी किया जाता है, जब तक आपको फिजिशियंस ऑर्डर नहीं करता है जब तक फिजिशियंस आपको ऑर्डर नहीं करेगा तब तक आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे उस कंडीशन में। उसका जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं है तब तक आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है हमारा। ये बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों के लिए। अब हम ये जानना चाहेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता क्या है आखिर, व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन में आपको बताऊं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है और उसको किस वे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सबसे पहले हम लोग कंटेंट क्या होते हैं उसमें, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। फिर इसके पर्पज क्या क्या होते हैं, क्या पर्पज है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करना चाह रहे हैं, उसके पर्पज हम लोग देखेंगे। इसमें कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड की ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं वो सारे हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ग्रुप एंड क्रॉस मैचिंग क्या होती है, कि ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, उसकी क्रॉस मैचिंग क्या चीज़ होती है वो आपको एकदम क्लियर करेंगे अभी। टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन कौन से टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं उसके टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ वहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो ईएसआई हो, चाहे वो रेलवे हो, कोई सा भी एग्जाम हो इंडिया का, चाहे वो डीएसएसबी हो, उसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है पूछने का, और एग्जामिनर उससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एग्जाम्स में कमिंग टू सितंबर अक्टूबर में आपका एम्स दिल्ली होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछने की पॉसिबिलिटी, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग आज 1 by 1 करके डील करेंगे कि इस टॉपिक से वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, वो सारा हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो मैं बोल रहा था आप लोगों को टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोगों को देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की कि क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर। कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ये चीज़ें भी आपको एक बार देखनी होगी, राइट। तो अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, ये डिस्कस करते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ, किस चीज़ का ट्रांसफ्यूजन, ऑफ द होल ब्लड, या तो होल ब्लड का हम ट्रांसफ्यूजन करें उसमें, और इट्स कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स, जैसे आपका प्लाज्मा हो गया, ब्लड सेल्स हो गई,
1% टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से हम ब्लड लेते हैं वो कहलाता है आपका डोनर, और दूसरे पेशेंट को ब्लड, एक से ब्लड डोनेट करवाया जाता है और दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो वो कंडीशन कहलाती है कि इसके कंटेंट्स का, हम चाहे वो होल ब्लड हो या इसके कंपोनेंट्स का, जैसे कि ब्लड सेल्स हो गया, आपका प्लाज्मा हो गया, एफएफपी हो गया, उनका प्लेटलेट्स, उनका ट्रांसफ्यूजन क्या कहलाता है, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्व टू प्रोसीजर्स दैट वन इज डोनर एंड सेकंड इज रेसिपिएंट। फर्स्ट कौन सा होगा, आपका डोनर होगा, और सेकंड क्या होगा, आपका रेसिपिएंट। तो इसमें दो प्रोसीजर्स इसमें इंक्लूड होते हैं आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन क्लियर है कि उस कंडीशन में इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं इसके की दो चीज होती है, होल ब्लड और कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, सच एज आपका ब्लड सेल्स हो गई, प्लाज्मा हो गई, ठीक है, प्लेटलेट्स हो गई, वो सब आपका इसके कंपोनेंट्स में आते हैं। तो ये सब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अब आप बात करेंगे कि पर्पज क्या है। सेकंड हमने देखा था कि इसका पर्पज क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम क्यों करते हैं, व्हाई वी शुड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्यों करना चाहिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो उसके पर्पज क्या क्या है। तो पहला पर्पज है आपका रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम, जो आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम व्हेन देयर इज सडन लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमरेज। अगर उसको सीवियर हेमरेज की कंडीशन है, चाहे वो आपका पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन हो या रोड आरटीए की कंडीशन हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की कंडीशन में भी पेशेंट को हेमरेज हो सकता है। कोई भी आप सर्जरी कर रहे हैं, उस सर्जरी के ड्यूरेशन में भी आपको हेमरेज हो सकता है। उस कंडीशन में किसी साइड से ब्लड का सीवियर अमाउंट में लॉस हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान, या पोस्टमार्टम हेमरेज की कंडीशन हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की केस हो, उस कंडीशन में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड हो सकती है, ठीक है। सेकंड है टू रेज द एचबी लेवल। अगर पेशेंट का, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि 8 ग्राम से अगर कम हो रहा है उसका लेवल, उस कंडीशन में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होगी। रेज द हेमोग्लोबिन लेवल इन केस ऑफ सीवियर एनीमिया की कंडीशन। अगर पेशेंट में किसी भी प्रकार का एनीमिया है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन का लेवल डाउन जाएगा। तो उस कंडीशन में, सीवियर एनीमिया की कंडीशन में हीमोग्लोबिन लेवल को रेज करने के लिए, क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन डाउन होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का कैरी नहीं कर पाएगी आपकी आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी कम हो जाएगी, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट में। तो सीवियर एनीमिया की कंडीशन में आप क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन का जो लेवल डाउन हो जाता है उस हीमोग्लोबिन के लेवल को रेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं, टू ट्रीट डेफिशिएंसीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स की, प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स पाई जाती है, कौन कौन सी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है आपकी एल्ब्यूमिन हो गई, ग्लोबुलिन हो गई, और तीसरी होती है फाइब्रिनोजन। तीनों प्रोटीन्स इसमें पाई जाती है। सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाई जाती है वो एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन्स होती है वो कौन सा प्रेशर बनाती है, आपका ऑन्कोटिक प्रेशर बनाती है, ठीक है, ऑन्कोटिक प्रेशर बनाती है, तो वो अपनी तरफ इनवर्ड मूवमेंट करवाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन तीनों आपकी प्रोटीन्स इसमें कम हो जाती है, तो प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उस डेफिशिएंसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजन क्या है आपका, क्लॉटिंग का काम करता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स और हीमोफिलिक ग्लोबुलिन ईटीसी, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में कौन सा, आपकी फिब्रिनोजन है, और हीमोग्लोबिन जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है उनकी कमी हो जाती है, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं। टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज टू दोज पर्सन हु आर सिक, जो बीमार हैं, एंड हैविंग लोअर्ड इम्यूनिटी, जिनकी इम्यूनिटी कम है और एंटीबायोटिक्स उन पर प्रॉपरली अपना इफेक्ट नहीं कर रही है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आपने यूज कर ली लेकिन उसके बावजूद भी उनका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, उस कंडीशन में WBC ट्रांसफर करते हैं। WBC का क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड एंटीबॉडीज उन पर्सन्स में जो बीमार हैं और लोअर इम्यूनिटी है, तो उनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का जहाँ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की अगर मैं बात करूं, अगर उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा है देन उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उसमें WBC ट्रांसफ्यूज करते हैं।
टू रिप्लेस द ब्लड विद हीमोलाइटिक एजेंट्स विद फ्रेश ब्लड। हीमोलाइटिक एजेंट्स को भी इसके साथ में क्या किया जाता है, ब्लड टू रिप्लेस ब्लड विद हीमोलाइटिक एजेंट्स। हीमोलाइटिक एजेंट्स के साथ अगर आपको ब्लड को रिप्लेस करना है, हीमोलाइटिक एजेंट्स अगर कम हो रहे हैं उनको अगर इंक्रीज करना है तो भी आपको क्या करना होगा, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। टू कम्बेट इन्फेक्शन इन ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया की कंडीशन में क्या आपको कम्बेट करने के लिए किसका नीड होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है उस कंडीशन में। ल्यूकोपीनिया की कंडीशन में आपकी ल्यूकोसाइट्स कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में इनको प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा। तो ये सारे पर्पस आपको इजीली याद रहेंगे। ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए हेमरेज की कंडीशन में। सेकंड में बात करूं तो हीमोग्लोबिन जो उसका डाउन हो गया सीवर एनीमिया की कंडीशन में, उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी हो गई, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसका लेवल मेंटेन करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एंटीबॉडीज, ऐसे पर्सन जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, सिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उनमें भी हम एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करने के लिए बीटी करते हैं। और हीमोलाइटिक एजेंट्स अगर हम लोगों को उसके साथ में देने हैं तो उस कंडीशन में भी आपको बीटी करना होगा। राइट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई नहीं, पॉज करके वीडियो को। हाँ जी, अब हम कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, वो देख लेते हैं। ये एक यूनिट में क्या क्या चीजें होगी यहाँ पे, उसमें कंपोनेंट्स के रूप में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी, कि ईच यूनिट ऑफ ब्लड इज टेस्टेड फॉर एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी, कि उसमें हेपेटाइटिस कौन कौन सी डिजीज नहीं होनी चाहिए। ये पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पेशेंट को हेपेटाइटिस नहीं होना चाहिए, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, HIV फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए इसमें बात की हम लोगों ने हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का टेस्ट किया जाता है उस कंडीशन में। गोनोरिया पेशेंट को नहीं होना चाहिए, सिफिलिस पेशेंट को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिजीज का, सिफिलिस वाला लिखा ऑलरेडी, देखिए गोनोरिया, सिफिलिस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, HIV फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टेस्ट उसका किया जाता है पेशेंट का। हेपेटाइटिस पेशेंट में नहीं होना चाहिए। और बता दो आपकी जानकारी के लिए, जॉन्डिस, अगर इनमें से कोई भी डिजीज पेशेंट को है तो वो डोनर अनफिट है। तो ये सारी पहले एक यूनिट में जब टेस्ट किया जाता है उसका, तो इससे पहले सारी स्क्रीनिंग की जाती है। स्क्रीनिंग में ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, अगर इसमें से एक भी डिजीज प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में डोनर को अनफिट कर दिया जाता है। सेकंड में बात करूं, द ब्लड इज देन प्रोसेस्ड इनटू सब कंपोनेंट्स। सब कंपोनेंट्स में कौन कौन से होते हैं, होल ब्लड हम लोग उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं। जब भी आप ब्लड बैंक में रिक्विजिशन फॉर्म सेंड करेंगे तो उसमें आपको होल ब्लड लिखना पड़ेगा। सेकंड, अगर आपको PCV जिसको हम बोलते हैं पैक्ड सेट वॉल्यूम, PCV की डिमांड करोगे आप, या आपको फेस फ्रोजन प्लाज्मा चाहिए, या प्लेटलेट्स चाहिए आपको, क्या WBC चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो सारा आपको क्लियरली उस पर मेंशन करना होगा। जो आपका रिक्विजिशन ब्लड बैंक रिक्विजिशन जो फॉर्म है वो आपको जब भी फिल करेंगे उसमें फिजिशियंस के ऑन ड्यूटी जो भी डॉक्टर होगा उसके साइन होंगे और उसमें ये क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। या आपको PCV चाहिए, FFP चाहिए, होल ब्लड चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, WBC चाहिए, या क्रायोप्रेसिपिटेट चाहिए, आपको क्या चाहिए उसमें, वो कंपोनेंट्स है सारे के सारे इसके, ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको चाहिए वो स्पेशली आपको जो भी रिक्विजिशन फॉर्म होगा उसके ऊपर मेंशन करके भेजना पड़ेगा। पेशेंट की सारी ID आपको मेंशन करके भेजनी पड़ेगी पेशेंट की। नेक्स्ट चलते हैं, होल ब्लड इज अनसेपरेटेड ब्लड कंटेनिंग। होल ब्लड जो होता है वो अनसेपरेटेड होता है, उसमें से कुछ भी आपको सेपरेट नहीं किया जाता, न उसमें से प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है, न उसमें से प्लेटलेट्स सेपरेट की जाती है, न उसमें क्रायोप्रेसिपिटेट्स, न FFP, उसमें कोई भी कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जाता है। वो कंडीशन कहलाती है आपकी होल ब्लड, ठीक है। अनसेपरेटेड ब्लड कंटेंट्स एंड एंटीकोएगुलेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड कंटेंट्स, एक यूनिट ब्लड में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं। होल ब्लड की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, होल ब्लड। क्या होल ब्लड के एक यूनिट में कितना कंटेंट होता है, कितना अमाउंट में होता है। अगर हम होल ब्लड की बात करें तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में कितना ml होता है, 450 ml डोनर ब्लड। 450 ml हम इसका क्या लेते हैं, डोनर का ब्लड लेते हैं।
50 ml ऑफ एंटीकोएगुलेंट प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितना प्रिजर्वेटिव कितना होता है इसमें, क्या होता है, क्या प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है, साइट्रेट प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, साइट्रेट डेक्सट्रोज सीडी इसमें प्रेजेंट होता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में इसको यूज करते हैं। 50 ml क्या होता है इसमें, एंटीकोएगुलेंट या प्रिजर्वेटिव की हम बात की अभी, वो होता है। हीमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, जो भी डोनर है उसका कितना होना चाहिए, 12 ग्राम होना चाहिए। 12 ग्राम से अगर कम है तो उस कंडीशन में उसका ब्लड डोनेट नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, हेमेटोक्रिट लेवल उसका 35% होना चाहिए, 35% से 45% होना चाहिए, तभी वो डोनर ब्लड डोनेट कर सकता है जब उसका हीमोग्लोबिन लेवल 12 ग्राम से ऊपर हो अप्रोक्सीमेटली। हेमेटोक्रिट लेवल कितना होना चाहिए, 35 to 45% होना चाहिए उसका, तभी वो डोनेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और प्लेटलेट्स उसकी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए सारी की सारी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा उस कंडीशन में, पहला क्वेश्चन वहां से पूछेगा कि होल ब्लड में अमाउंट कितनी होती है, ध्यान रखिएगा, तो 450 ml होती है। इसमें प्रिजर्वेटिव कितना होता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा एग्जामिनर, 50 ml उसमें प्रिजर्वेटिव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछेगा एग्जामिनर, वो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका स्टोरेज करते हैं आप रेफ्रिजरेटर में, तो उस टाइम पे ब्लड का जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इन्हें ब्लड बैंक का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आप होल ब्लड रख रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर होता है 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स of remove from the refrigerator and completed within 4 hours. Completed in 4 hours. तो जब भी आप रेफ्रिजरेटर से उसको रिमूव करते हैं बिफोर विद इन 30 मिनट्स, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेफ्रिजरेटर से जब आपने निकाला तो उसका कितने टाइम बाद में आपको ट्रांसफ्यूज स्टार्ट कर देना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 30 मिनट्स ऑफ रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के रिमूव करने के 30 मिनट्स बाद में आपको ब्लड बीटी स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लियरली, अब आप कहेंगे सर 30 मिनट बाद में टेम्परेचर क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा उसका रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर, या मैं बात करूं आपकी बॉडी टेम्परेचर पे आपको स्टार्ट करना है उसको, उससे न ज़्यादा होना चाहिए न उससे कम होना चाहिए। ठीक है, और विद इन 4 आवर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए। और क्वेश्चन आता है कि अगर 4 घंटे से पहले कंप्लीट कर दिया जाए अगर उसको, तो क्या होगा, इसका मतलब उसको रैपिडली आप करेंगे, रैपिड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट का हाइपर वोल्यूमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, हाइपर वोल्यूमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है उस कंडीशन में। ठीक है, अगर उससे 4 घंटे से ज़्यादा के टाइम अगर आप लोगों ने ले लिया तो उस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती है, उस कंडीशन में सेप्टिसीमिया हो सकता है। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन ध्यान रखिएगा, दोनों पूछे गए क्वेश्चन है। अगर फास्टली आप लोगों ने उसको रैपिडली इन्फ्यूजन कर दिया उस कंडीशन में हाइपरवोलीमिया की कंडीशन हो सकती है, और अगर आपने मोर देन 4 आवर्स टाइम लगाया उसमें, तो उस कंडीशन में सेप्टिसीमिया की कंडीशन पेशेंट में डेवलप हो सकती है। राइट, नेक्स्ट, अगर आपने 4 घंटे से ज़्यादा लगा लिया और कमेंसमेंट बिकॉज चेंज इन द कंपोजिशन में अकर ड्यू टू रेड सेल मेटाबॉलिज्म। रेड सेल का क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, जिससे उसका कंपोजिशन गड़बड़ हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर से निकालने के विद इन 30 मिनट्स आपको स्टार्ट करना है और विद इन 4 आवर्स में आपको कंप्लीट करना है उसको, उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। पैक्ड रेड सेल आर सेल्स दैट आर स्पून डाउन एंड कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेट होती है आपकी जो पैक्ड सेल होती है वो कंसंट्रेटेड अमाउंट में होती है, इसमें उसकी कंसंट्रेशन बनाती है। जो पैक्ड सेल होती है वो सारी की सारी उसकी ब्लड की कंसंट्रेशन बनाने के काम आती है। 1 यूनिट ऑफ पैक्ड सेल, पैक्ड जो रेड सेल होती है इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, अगर हम पैक्ड सेल की बात करें, पैक्ड पीसीबी की बात करें, पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो उसका अप्रोक्सीमेटली यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पैक्ड जो रेड सेल है आपकी उसका अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम कितना होता है। 1 यूनिट पैक्ड रेड सेल वॉल्यूम कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 330 ml होता है। ठीक है, और इसका हेमेटोक्रिट लेवल कितना होता है, कितना हेमेटोक्रिट लेवल होता है, जो आपका 1 यूनिट पैक्ड रेड सेल होगी उसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम कितना 330 ml होता है। सेकंड, उसका हेमेटोक्रिट वैल्यू की अगर मैं बात करूं उसकी, तो वो कितना होता है 50 to 70
परसेंट। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली उसका ml 1 मिनट में 330 ml, जबकि होल ब्लड में हम लोगों ने देखा कितना 450 ml अमाउंट था उसका। इसका हेमाटोक्रिट वैल्यू 50 to 70% होता है। दे आर स्टोर्ड इन SAGN, किस में स्टोर किया जाता है? ये स्पेशल सॉल्यूशन है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी पैक्ड रेड सेल्स है उसको किस में रखा जाता है? सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोल, SAG, सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोल। सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोल में इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। सॉल्यूशन टू इंक्रीज देयर लाइफ स्पान, देयर सेल्फ लाइफ टू 5 वीक्स 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है और इसका लाइफ स्पान कितना कर देती है? ये 5 वीक्स कर देती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी जो रेड पैक्ड सेल है, पैक्ड रेड सेल है, उनका किस सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में SAGM, या आपको फुल फॉर्म याद रहती है तो सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोल में इसको स्टोर करके रखा जाता है। वो मैनिटोल से इनको क्या मिलता रहता है? न्यूट्रिशन मिलता रहता है और इनका लाइफ स्पान कितना कर दिया जाता है? 5 वीक तक इनको रखा जा सकता है, जीवित रखा जा सकता है। नेक्स्ट में कंपोनेंट की बात करूँ आप लोगों से, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। फ्रेश फ्रोजन जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है? प्लाज्मा क्या होता है? रिच इन कोएगुलेशन। इसमें कोएगुलेशन जो एजेंट्स होते हैं वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये रिच होता है उस कंडीशन में, ठीक है। इसमें कौन से जो कोएगुलेशन होते हैं वो फैक्टर्स इसमें प्रॉपरली अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, रिच इन कोएगुलेशन फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर्स ज्यादा होते हैं इसमें? कोएगुलेशन जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP की बात करते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम होल ब्लड। प्लाज्मा किससे सेपरेट किया जाता है? होल ब्लड से हम सेपरेट कर लेते हैं, उसमें से RBC अगर आपने हटा ली तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपका प्लाज्मा बच जाता है। होल ब्लड एंड स्टोर्ड एट 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पर स्टोर किया जाता है? 40 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर किया जाता है। बाकी दोनों कितने पर? आपकी पैक्ड रेड सेल थी, आपका होल ब्लड था, दोनों को 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको स्टोर कर रहे थे। जबकि यहाँ ध्यान रखिएगा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा आपका 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ईयर्स तक इसको रखा जा सकता है। इसकी जो सेल्फ लाइफ स्पान है वो कितनी है? यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो FFP है उसको कितने टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है? तो 2 ईयर्स तक इसको सबसे ज्यादा रखा जा सकता है। इट इज द फर्स्ट लाइन थेरेपी इन द ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट किसमें है? कोएगुलेशन हेमरेज की कंडीशन में। कोएगुलोपैथी अगर हेमरेज की कंडीशन है उसमें अगर आपको हेमरेज को रोकना है तो सबसे पहले ब्लड एक्सपेंडर के रूप में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कौन सी चीज यूज करते हैं आप? उसके लिए आप FFP मंगाते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा एक्सपेंडर अगर आपको करना है तो उस कंडीशन में आपको FFP देना पड़ेगा। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी किस कंडीशन में? कोएगुलोपैथिक हेमरेज की कंडीशन में। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछेगा कि ट्रीटमेंट ऑफ कोएगुलोपैथिक हेमरेज की कंडीशन में फर्स्ट लाइन थेरेपी आप क्या यूज करेंगे? होल ब्लड यूज करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज करेंगे, या पैक्ड रेड सेल यूज करेंगे, प्लेटलेट्स यूज करेंगे? तो आपका राइट आंसर होगा उस कंडीशन में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यूज करेंगे कोएगुलोपैथिक हेमरेज के ट्रीटमेंट के लिए, राइट। यहाँ तक क्लियर होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की हम लोगों ने बात की, अब इसे जस्ट आगे बढ़ते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट, अब बात करते हैं हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट। यही एक प्लाज्मा का एक ग्रुप है, एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और दूसरा आपका क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा। क्रायोप्रेसिपिटेट इज ए सुपरनेटेंट प्रेसिपिटेट ऑफ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का ही एक ग्रुप है आपका क्या? क्रायोप्रेसिपिटेट, एंड इज रिच इन फैक्टर 8। फैक्टर 8 कौन सा होता है? फैक्टर 8 आपका होता है हीमोफीलिया, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फैक्टर 8 होता है आपका एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। तो इसमें ज्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है? आपका फैक्टर 8 प्रॉपर अमाउंट में पाया जाता है। एंड फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन भी क्या काम करती है? कोएगुलेशन का काम करती है, कोएगुलेशन का काम करती है। कोएगुलेशन प्रोटीन के रूप में अगर हम जाने तो कौन सी प्रोटीन होती है? आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम करती प्रोटीन है, वो ब्लड का कोएगुलेशन करने का काम, क्लोटिंग का काम करती है ये, ठीक है। क्या काम करती है? क्लोटिंग का काम करती है। और फैक्टर 8 आपका कौन सा करता है? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है फैक्टर 8।
तो ये दोनों इसमें क्रायोप्रेसिपिटेट में रिच अमाउंट में मिलते हैं। तो कौन कौन सी चीज मिलती है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि आपका क्रायोप्रेसिपिटेट है उसमें कौन कौन सी चीजें ज्यादा अमाउंट में मिलती है, रिच अमाउंट में मिलती है। तो फैक्टर 8 या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, और सेकंड होता है आपका फाइब्रिनोजन प्रोटीन उसमें मिलती है। इट इज स्टोर्ड एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड विद 2 ईयर्स। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है, ध्यान रखिए क्रायोप्रेसिपिटेट -30 नॉट +30, -30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्रायोप्रेसिपिटेट को ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में किस टेम्परेचर पर रखा जाता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। 2 साल तक इसकी सेल्फ लाइफ होती है, 2 ईयर तक प्रिजर्व करके रख सकते हो। इंडिकेटेड इन लो फिब्रिनोजन स्टेट्स, इंडिकेटेड इन लो फाइब्रिनोजन स्टेट्स लेस देन 1 ग्राम पर लीटर, और इन केस ऑफ फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है उस कंडीशन में, और आपका हीमोग्लोबिन डाउन है अगर आपका उस कंडीशन में, तो आप सबसे पहले क्या दोगे उस कंडीशन में, क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा देते हैं उस कंडीशन में। वॉन विल ब्रांड्स डिजीज, डिजीज का नाम है कौन सी, वॉन विल ब्रांड्स डिजीज। वॉन विल ब्रांड्स डिजीज अगर है तो उसको क्या देंगे आप, क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा देते हैं। एंड एज ए सोर्स ऑफ फिब्रिनोजन इन डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन की कंडीशन में अगर आपको देना है, कोएगुलेशन बढ़ाना है उसका, तो उस कंडीशन में क्या आप देंगे, उस कंडीशन में आपको देना है क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा आपको देना है उस कंडीशन में। नेक्स्ट में बात करूं आपको, फुल यूनिट्स containing 3 to 6 ग्राम फिब्रिनोजन in 200 to 500 ml, 200 से 500 ml जो आपका क्रायोप्रेसिपिटेट है उसमें कितना कंटेनिंग होता है, 3 to 6 ग्राम फिब्रिनोजन उसमें प्रेजेंट होती है। कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है आपकी फाइब्रिनोजन, क्योंकि हमने अभी देखा कि इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, तो फैक्टर 8 इसमें प्रेजेंट हो रहा था ज्यादा अमाउंट में, और दूसरी फिब्रिनोजन आपकी प्रोटीन जो कि आपकी क्लोटिंग का काम करती है। तो 200 से 500 ml आपका जो क्रायोप्रेसिपिटेट है उसमें फाइब्रिनोजन लेवल कितना होता है आपका, 3 to 6 ग्राम होता है, और 1 ग्राम पर लीटर ये इंक्रीज कर सकती है उसको। मस्ट बी इन्फ्यूज विद इन 6 आवर्स, जो आप क्रायोप्रेसिपिटेट यूज कर रहे हो उसको विद इन 6 आवर में आपको ट्रांसफ्यूज करना है, उसको उनको इन्फ्यूज करना है। कितने टाइम में इन्फ्यूज करना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि विद इन 6 आवर्स में आपको उसको इन्फ्यूज कर देना है। कंटेनिंग कितना होता है, 3 to 6 ग्राम फिब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, कितना 200 ml to 500 ml क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अब हम बात करें ब्लड ग्रुपिंग की एंड क्रॉस मैचिंग की, कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ए ब्लड ग्रुप होता है, या बी होता है, ए बी होता है, या ओ ब्लड ग्रुप होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जनरली हमारे पास। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जो होता है वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर में भी अगर आपके पास में ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, उस कंडीशन में ओ नेगेटिव जाएगा आपका, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर की कंडीशन जब आती है तो वो आपका कहलाता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ओ नेगेटिव वाला इनमें से किसी को भी दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप आपका क्या कहलाता है, ए बी ब्लड ग्रुप आपका कहलाता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये कहलाता है आपका, जैसे वो यूनिवर्सल डोनर है इसी तरह आपका ए बी ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये यूनिवर्सल आपका रेसिपिएंट है, ये आपका ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। ये ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं सारे ह्यूमन बींग्स में, मेल में से ह्यूमंस में ये ब्लड ग्रुप देते हैं। ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, कैसे आप ब्लड ग्रुपिंग करेंगे और कैसे क्रॉस मैचिंग करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा, उसी को थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं हम लोग कि ईच पर्सन हैज वन ब्लड ग्रुप। इसमें से कोई सा भी एक ब्लड ग्रुप होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ओ होगा। ओ कैन बी गिवन एनीवन बट कैन ओनली रिसीव ओ, वो सबको दे सकता है लेकिन ओनली एंड ओनली ओ से ही वो ले सकता है। रिसीव किसे कर सकता है, ओनली ओ से कर सकता है। ए बी कैन बी रिसीव एनी टाइप ब्लड कैन नॉट बी गिवन टू ए बी। ए बी हर किसी से ले सकता है बट ओनली एंड ओनली किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और किसी को नहीं दे सकता है। ऑल्सो एवरी पर्सन ब्लड, नेक्स्ट बात करें हम लोग, ऑल्सो एवरी पर्सन ब्लड इज आइदर आर एस पॉजिटिव होगा या आर एस नेगेटिव होगा। तो आर एस पॉजिटिव जिसका है
उसको RS पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ही आप दे सकते हैं। जिसका RS नेगेटिव है उसको RS नेगेटिव, जैसे अभी मैंने बात की O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव, A पॉजिटिव A नेगेटिव, यानी कि उसका RS क्या है, पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, तो A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को आप A पॉजिटिव का ही ब्लड दे सकते हैं, A नेगेटिव उसका नहीं दे पाएंगे आप उस कंडीशन में। तो ये होता है आपका RS पॉजिटिव या RS नेगेटिव। नेक्स्ट, द ब्लड यूज्ड इन ट्रांसफ्यूजन मस्ट बी कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है, विद द पेशेंट ब्लड टाइप, कि उसके ब्लड के टाइप के अकॉर्डिंग वो कंपैटिबल होना चाहिए। अगर उसका ब्लड ग्रुप आपका A पॉजिटिव है तो आप A पॉजिटिव ही उसको देंगे, B नेगेटिव है उसका तो B नेगेटिव ही देंगे आप उस कंडीशन में। तो कंपैटिबल होना चाहिए, चेक करना जरूरी है। टाइप O ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। पीपल विद टाइप AB ब्लड आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। पीपल विद इन RS पॉजिटिव ब्लड कैन गेट RS पॉजिटिव ब्लड और RS नेगेटिव वाले ओनली RS नेगेटिव ब्लड ही ले सकते हैं। ब्लड शुड गेट ओनली RS नेगेटिव, RS नेगेटिव वाले ओनली RS नेगेटिव ले सकते हैं, RS पॉजिटिव वाले ओनली RS पॉजिटिव से ही ब्लड रिसीव कर सकते हैं। टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब नेक्स्ट हमने बात करी थी कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइप के बारे में देखेंगे। तो कौन कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है? एक होता है आपका एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समवन एल्स, इसमें कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, आपका कोई नेबर हो सकता है, तो ये कहलाएगा आपका एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन कौन लोग आएंगे? आपका फ्रेंड ग्रुप आ सकता है, उसमें फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई नेबर हो सकता है। सेकंड है आपका ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें पेशेंट का खुद का ब्लड होता है, सेल्फ ब्लड होता है। पेशेंट क्या करता है, जब भी उसकी सर्जरी होती है उससे 3 वीक्स पहले अपना ब्लड डोनेट कर देता है और उसको ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करके रख दिया जाता है। तो उससे पेशेंट को एक तो उसकी एंजाइटी दूर हो जाती है, पेशेंट की एंजाइटी दूर करने के लिए, और पेशेंट को ये डर नहीं होगा कि मुझे दूसरे का किसी का ब्लड अगर चढ़ाया जा रहा है, ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, पता नहीं उसको कौन सी बीमारी होगी। तो ये उससे पेशेंट को एक एंजाइटी हो सकती है। तो उस एंजाइटी को दूर करने के लिए जब भी उसकी सर्जरी होती है उससे बिफोर 3 वीक्स पहले पेशेंट अपना ब्लड डोनेट कर देता है, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है ब्लड बैंक में, और फिर उसी को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तीसरा होता है आपका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि हमारे पास में ठीक है बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हमें चाहिए था, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप हम लोगों को चाहिए था, बट बी नेगेटिव हमारे पास कोई डोनर नहीं है। तो हमारे पास अगर मान के चलिए ए पॉजिटिव वाला है या बी पॉजिटिव वाला है, तो ये ब्लड हम ब्लड बैंक में दे देंगे और ब्लड बैंक से हम बी नेगेटिव वाला ब्लड ले लेंगे जिसकी भी हमें नीड है। वो कहलाता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो तीनों क्लियर होंगे, एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑटोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ऑल 3 आर क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटेल के बारे में कि जनरल इंस्ट्रक्शन की हम लोगों ने भी बात की कि जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ डोनर, 3 के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि डोनर के रिगार्डिंग आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या होनी चाहिए। कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से रिगार्डिंग आपकी क्या जनरल इंस्ट्रक्शन चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रेसिपिएंट, यहाँ रेसिपिएंट के बारे में जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, डोनर के बारे में हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो कलेक्शन सेंटर है जहाँ हमने कैंप लगाया है, जहाँ भी उसका स्टोरेज कैसे किया जाएगा, तो वहाँ ज़्यादा कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डोनर का सिलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले डोनर का सिलेक्शन है कि कैसे आप सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ डोनर, कैसे आप डोनर को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले डोनर शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी पेशेंट को जो भी डोनर है ब्लड डोनेट कर रहा है वो डिजीज से फ्री होना चाहिए। उस कंडीशन में आपका ट्यूबरकुलोसिस को नहीं होना चाहिए, कैंसर पेशेंट को नहीं होना चाहिए, जॉन्डिस नहीं होना चाहिए, और एनी अदर ट्रांसमिशनल डिजीज, अस्सी डिजीज जो ट्रांसमिशन डिजीज है वो कोई भी डिजीज उसको नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात कर रहा था HIV पेशेंट को नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड के हम लोग बात कर चुके हैं, हेपेटाइटिस की बात कर चुके हैं, ये डिजीज उसको पेशेंट को नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट लिए टाइम के लिए थोड़ा क्लियर कर दूं कि उसको TB नहीं होना चाहिए पेशेंट को, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो नहीं होनी चाहिए। HIV फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नहीं होना चाहिए। हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, गोनोरिया, सिफिलिस, इनमें से कोई भी डिजीज उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज डोनर अनफिट हो जाएगा। ठीक है,
सेकेंड थिंग आपको जो ध्यान रखनी है, मेक श्योर दैट डोनर हैज नॉट डोनेट द ब्लड विद इन प्रीवियस 90 डेज। 3 महीने से पहले 3 महीने में उसने पेशेंट ने कोई ब्लड डोनेट नहीं किया हो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 90 डेज या 3 मंथ्स, दोनों में से जो भी हो वहां पर ऑप्शन में वो आपको टिक करना है, ठीक है। पहली कंडीशन, पेशेंट डिजीज फ्री होना चाहिए डोनर। सेकंड, उसका 90 डेज में उसने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया हो, डोनेट नहीं किया हो उसने, ठीक है। थर्ड बात करें, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए पेशेंट बिटवीन द एज ग्रुप। एज ग्रुप ध्यान रखिएगा कि किस एज ग्रुप का आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है। 18 नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 65 ईयर्स। न तो 18 ईयर से कम होना चाहिए, न 65 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। विद एन एवरेज हाइट एंड वेट, पेशेंट का एवरेज हाइट होना चाहिए और उसका वेट होना चाहिए। मिनिमम आपका 50 kg से उसका कम नहीं होना चाहिए वेट। 50 kg आपका उसका चाहिए, फुट बुक्स आपका 45 kg लिखेगी, बट अप्रोक्सीमेटली जो है वो 50 kg से उसका कम नहीं होना चाहिए वेट। डोनर मस्ट हैव नॉर्मल वाइटल साइंस, उसके वाइटल साइंस, उसका पेशेंट हाइपरटेंसिव नहीं होना चाहिए, पेशेंट हाइपोटेंसिव नहीं होना चाहिए, पेशेंट को वाइटल साइंस पेशेंट के नॉर्मल होने चाहिए। मस्ट नॉट हैव बीन प्रेग्नेंट विद इन द लास्ट 6 मंथ्स, कि लास्ट 6 मंथ में अगर फीमेल डोनर है उस केस में आपको स्पेशल प्रिकॉशन ध्यान रखनी पड़ेगी कि लास्ट 6 मंथ में फीमेल की कोई प्रेगनेंसी उसने धारण नहीं की हो, प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। लास्ट 6 मंथ में उसका कोई अबॉर्शन हुआ हो, उसकी कोई प्रेगनेंसी अगर उसने हुई है तो ये चीज नहीं होनी चाहिए इन द केस ऑफ फीमेल के केस में। आपको विशेष ध्यान रखना होगा फीमेल के केस में अगर है तो डोनर। नेक्स्ट में बात करूं आप लोगों से कि एचबी लेवल मस्ट बी 12 ग्राम, 12 ग्राम से उसका कम नहीं होना चाहिए। डोनर शुड बी डिस्क्वालीफाइड हु हैव हिस्ट्री ऑफ रिसेंट डेंटल सर्जरी। उसकी रिसेंट डेंटल सर्जरी अगर हुई है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। कोई भी मेजर उसकी पॉलीसिस्टेक्टमी, जो भी स्टेक्टोमी अगर कोई सर्जरी हुई है अगर उसमें आपके डोनर की, तो वो अनफिट होगा। रेसिपिएंट ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, अगर उसने कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसने हुआ है उस पेशेंट में, कोई भी ब्लड फुल ब्लड हुआ है या ब्लड का कोई भी कंपोनेंट, प्लेटलेट्स उसने ली है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लिया है, क्रायोप्रेसिपिटेट लिया है, तो वो अनफिट होगा, राइट। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द डोनर, डोनर को सारा आपको प्रोसीजर समझाना होगा कि आपका 1 यूनिट ब्लड लिया जाएगा, उसमें इतना ml होगा, आपको इस तरह से आपकी मुट्ठी को टाइट करके रखना होगा, उस कंडीशन में आपको चलाते रहना है, बॉल को प्रेस करते रहना है, ठीक है। और इससे कोई कमजोरी नहीं आएगी। 3 मंथ्स बाद में आपका वापस से ब्लड फिर से रिजनरेट होता है 4 मंथ्स बाद में, तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको एक्सप्लेन कर देना है इसको, ठीक है। ब्लड शुड नॉट बी कलेक्टेड एम्प्टी स्टोमक, कभी भी एम्प्टी स्टोमक आपको ब्लड डोनेट नहीं करवाना चाहिए। शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड, पेशेंट डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, उसको पूरा डिहाइड्रेट करिए और पेशेंट को भरपेट खाना खिलाइए। पेशेंट एम्प्टी स्टोमक कभी उससे ब्लड डोनेट नहीं करवाया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो फॉलोइंग द डोनेशन डोनर शुड बी ऑफर स्वीट ड्रिंक्स, उसको पहले क्या है कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती है। स्वीट ड्रिंक्स में मीठा होना चाहिए, उसका शुगर लेवल कम हो सकता है, अगर पेशेंट डायबिटिक है या नहीं भी है तो उसका शुगर लेवल डाउन हो सकता है, तो इसलिए उसको क्या स्वीटेड ड्रिंक दिए जाते हैं, उसको बिस्किट्स दिए जाते हैं पेशेंट को, क्या दिए जाते हैं, बिस्किट्स दिए जाते हैं पेशेंट को, स्वीट ड्रिंक्स दी जाती है उसको, कुछ फ्रूट्स हैं तो वो दिए जाते हैं। आस्क टू टेक रेस्ट एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स, और जो हमारे ब्लड बैंक के बाहर जो रिकवरी रूम बना हुआ होता है उस रिकवरी रूम में पेशेंट को 1 से 2 घंटे के लिए रिकवरी रूम में रखा जाता है। उसका फ्रीक्वेंटली 15 मिनट्स 30 मिनट्स में उसके वाइटल्स चेक किए जाते हैं कि उसके एब्नॉर्मली तो नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि पेशेंट फेंट होकर के गिर सकता है, तो इस चीज़ों से फेंट होने से उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उसको स्वीटेंड ड्रिंक्स दीजिए, बिस्किट्स दीजिए, फ्रूट्स दीजिए आप उसको, ताकि वो फेंट होकर के नहीं गिरे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी पेशेंट में, स्पेशली देने आए थे पता चला कि वो खुद उसको देने की जरूरत पड़ रही है आपको। बिफोर लीविंग द कलेक्शन सेंटर डोनर मस्ट बी ऑब्जर्व फॉर एनी गिडीनेस, कि पेशेंट को कोई गिडीनेस तो नहीं हुआ है, उसकी स्किन का कोई कलर चेंज तो नहीं हुआ है, ठीक है। उसके वाइटल साइन फ्रीक्वेंटली आपको चेक करना है, एवरी 50 to 30 मिनट्स में आपको उसके वाइटल्स चेक करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डोनर के लिए ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखने चाहिए। 12 ग्राम से कम उसका हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए। लास्ट 3 मंथ्स में उसने कोई ब्लड डोनेट नहीं किया हो, उसने या उसने कोई ब्लड कंपोनेंट्स का कोई बीटी नहीं हुआ हो, ब्लड फुल ब्लड उसमें प्लाज्मा, क्रायोप्रेसिपिटेट, प्लेटलेट्स, ऐसा उसने कोई बीटी तो नहीं लिया है। वाइटल साइंस उसका चेक करना है आपको, ठीक है। और अगर फीमेल का केस है तो लास्ट 6 मंथ में उसने कोई प्रेगनेंसी तो धारण नहीं करी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी उसका, अगर फीमेल है तो उस केस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके कलेक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, इसके कंडीशन में कौन कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली चीज,
डोनर्स ब्लड इमीडिएटली आफ्टर इट इज विड्रॉल शुड बी प्लेस्ड द रेफ्रिजरेटर। तुरंत इमीडिएटली जैसे आपने ब्लड को कलेक्ट किया, बैग को, ब्लड बैग को आप तुरंत रेफ्रिजरेटर में आपको शिफ्ट करना है। स्टोर ब्लड शुड बी इंस्पेक्टेड डेली उसको इंस्पेक्ट करना है, आपको रेफ्रिजरेटर में चेक करना है। एंड बिफोर यूज फॉर एविडेंस ऑफ हीमोलाइटिक और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। कोई इसमें हीमोलाइसिस तो नहीं हो गया है उसका, आरबीसी आपकी उसमें क्या हो गई है, आरबीसी रप्चर तो नहीं हो गई है उसकी, और बैक्टीरिया कंटामिनेशन तो नहीं हो गया उसमें, किसी का फंगस तो नहीं लगे गया है। इस चीज़ के लिए आपको बिफोर रिसीव करने से पहले, पेशेंट को देने से पहले आपको उसको, जब भी आप पेशेंट को देंगे तो उससे पहले आपकी सारी चीज़ें चेक करनी है, डेली आपको उसका लिए चेक करना, इंस्पेक्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन द हॉस्पिटल शुड बी डन विद इन 30 मिनट्स। विद इन 30 मिनट्स आपको हॉस्पिटल के रेफ्रिजरेटर में, ब्लड बैंक में उसको, जहां भी आपका डोनेशन कैंप लगा रखा है वहां से विद इन 30 मिनट्स आपको रेफ्रिजरेटर में शिफ्ट करना है। इट इज टेकन फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टोरेज से। If the blood is kept at room temperature, the temperature of blood will rise about 10 degrees centigrade in 30 minutes. अगर आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रख रखा है तो हाफ एन आवर में उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसका टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन करना है। कम टेम्परेचर पे दे दोगे तो प्रॉब्लम, ज़्यादा टेम्परेचर पे दे दोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इट ब्लड इज नॉट यूज्ड शुड बी रिटर्न टू द रेफ्रिजरेटर का ब्लड बैंक विद इन हाफ एन आवर। 30 मिनट्स में आपको, जब भी रेफ्रिजरेटर से रिसीव किया है 30 मिनट में आपको ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है। अगर आपने नहीं यूज किया है तो शुड बी रिटर्न विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में आपको वापस से ब्लड बैंक को रिटर्न करना होगा, अदरवाइज इसमें कंपोजिशन में चेंज आ जाएगा। राइट। व्हेन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट प्लेस यूज प्री कूल्ड इंसुलेटेड बैग्स। जो प्री कूल्ड जो इंसुलेटेड बैग आते हैं, आपके थर्माकोल वाले जो बैग आते हैं, उसके अलावा प्री कूल्ड आते हैं। अगर दूर से आपने जो कैंप लगाया है, अगर वो दूर कहीं रिमोट है, वहाँ से आप ब्लड बैग में शिफ्ट कर रहे हैं, तो प्री कूल्ड आपके पास जो इंसुलेटेड बैग्स है, ब्लड को उसमें, बैग को उसमें शिफ्ट करना चाहिए। टू कीप द टेम्परेचर ऑफ ब्लड बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मेंटेन करने के लिए जो प्री कूल्ड आपके पास में इंसुलेटेड बैग है, उसमें आपको क्या होगा, रिमोट एरिया से जो आपने कैंप लगाया है तो वहां से शिफ्ट करना होगा इसके लिए। नेक्स्ट बात करें, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर इज डन इन लेबोरेटरी बाय लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ब्लड का जो कलेक्शन है वो सारा किसके द्वारा किया जाता है, लेबोरेटरी जो टेक्नीशियंस होते हैं वो उनका काम होता है। डोनर्स ब्लड इज कलेक्टेड इन ए स्टेराइल कंटेनर। किसमें करना चाहिए, इज कलेक्टेड इन ए स्टेराइल कंटेनर कंटेनिंग एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन, एसीडी, एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन। एसीडी इसमें रेक्सोल ऑलरेडी पड़ता है एंड एसीडी इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो आपकी जो स्टेराइल वायल है, कंटेनर है, उसी में आपको इसको कलेक्ट करना चाहिए। ऑल द आर्टिकल्स यूज्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ द ब्लड मस्ट बी स्टेराइल। जो भी आप उसमें यूज करते हैं वो सारे के सारे स्टेराइल होने चाहिए। चाहे आपका ब्लड बैग हो, जो बैग है आपका वो भी स्टेराइल होना चाहिए, आपका आईवी सेट है वो भी उसमें क्या होना चाहिए, निडिल है, वो सारी चीज आपकी स्टेराइल होनी चाहिए। ईच डोनर यूनिट मस्ट बी लेबल्ड क्लियर रीडेबल। जो भी आपने उसके ऊपर लेबल किया है वो क्लियरली रीडेबल होना चाहिए, इजीली उसको पढ़ा जा सके, हर कोई उसको देख सके, इसलिए इजीली लिखा होना चाहिए। उस पर पेशेंट का नाम होगा, डोनर नंबर होगा, ब्लड ग्रुप कौन सा है उसका वो होगा, ग्रुपिंग उसका लिखा होगा, एबीओ ग्रुपिंग में उसका आरएस, उसका टाइपिंग आरएस पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो उसमें होगा, टाइम होगा, ड्रॉविंग डेट, आपने कब उसका विड्रॉल किया उसका तो उसकी डेट होगी, कब वो एक्सपायरी होगी उसके लिए आपको याद रखना होगा, एंड रिजल्ट ऑफ टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस एंड सिफिलिस। ठीक है, इन सब के लिए जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इनमें से कोई भी डिजीज उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हेन सेंडिंग द रेसिपिएंट्स ब्लड सैंपल फॉर ग्रुपिंग। जब भी रेसिपिएंट जिसको हम लोगों ने वो ब्लड देना है उसका जो क्रॉस मैचिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल भेजते हैं। रिक्वेजिशन फॉर्म जब भी भेजा जाता है उसी के साथ में क्या करते हैं हम लोग, एक सैंपल भेजा जाता है पेशेंट का। ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए, क्रॉस मैचिंग के लिए होता है वो पेशेंट के लिए। इट मस्ट बी क्लियरली लेबल। उसमें वही सारी चीज़ें, पेशेंट का नेम होना चाहिए, आईपीडी नंबर होना चाहिए, बेड नंबर होना चाहिए, पेशेंट का कौन से बोर्ड से आया वार्ड नंबर होना चाहिए। फ्रेश सैंपल टेकन विद इन 4 आवर्स शुड बी यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग के लिए आपका फ्रेश हम ब्लड उसको निकाल करके देते हैं पेशेंट का। जब भी जो रेसिपिएंट होता है उसका फ्रेश ब्लड हम लोग विड्रॉल करके भेजा जाता है कहाँ पर, ब्लड बैंक के लिए।
रिक्विजिशन फॉर्म शुड बी अकम्पनी। एक रिक्विजिशन फॉर्म होता है, उस पर आप जो भी वहाँ पर फिजिशियन अवेलेबल है ऑन ड्यूटी, उसका जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उसकी क्या होगी, उसके सिग्नेचर होंगे और सिग्नेचर के अलावा उसकी स्टाम्प होनी चाहिए। दोनों चीज़ उस पर लगा करके आपको भेजनी है। एक बार रिक्विजिशन फॉर्म में नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखा दूंगा, क्योंकि इसी केस यहाँ डेली की आदत है कि आजकल वो रिक्विजिशन फॉर्म भी देखने शुरू कर दिया है, उसने एग्जाम में डालना शुरू कर दिया है, तो वो नेक्स्ट में आपको लेक्चर में दिखा दूंगा। नेम ऑफ द फिजिशियंस, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड, आपको कितना अमाउंट में ब्लड चाहिए, कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट चाहिए आपको, होल ब्लड आपको चाहिए या प्लेटलेट्स आपको चाहिए या रेड सेल्स आपको चाहिएगी, प्लाज्मा चाहिए, क्रायोप्रेसिस चाहिए, ठीक है। टाइप ऑफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन, एनी रिएक्शन ऑब्जर्व, अगर आपने कोई भी रिएक्शन ऑब्जर्व किया है तो इस ड्यूरेशन में जब वो फॉर्म वापस सेंड करते हैं हम लोग, तो उस टाइम पे अगर पेशेंट को किसी भी टाइप का अगर रिएक्शन हुआ है, कब आपने स्टार्ट किया है उसको और कब आपका कंप्लीट हुआ है, कब तो आपका कंप्लीट हुआ है और कब आपने स्टार्ट किया है, कोई भी अगर उसमें कोई रिएक्शन हुआ है, वो सारी चीज मेंशन करके हम लोगों को ब्लड बैंक में उसको सेंड करना होता है फॉर्म। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं आपसे, इट इज एसेंशियल दैट द फिजिशियन राइट ऑल ऑर्डर फॉर टाइपिंग, क्रॉस मैचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्लड, और ब्लड प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट उसको चाहिए प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू रजिस्ट्रेशन नर्स, जो दो रजिस्टर्ड नर्स हैं वो, और साथ में एक फिजिशियन होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड नर्स शुड बी वेरीफाई, क्रॉस चेक करते हैं हम लोग उसको कि जो हमने भेजा है पेशेंट का है और जो आया है उसको एक बार सारा आपका सीआर नंबर उसका देखना है पेशेंट का। अगर पेशेंट आईपीडी में है तो पेशेंट का आईपीडी नंबर आप चेक करेंगे, नेम चेक करेंगे, उसका डेट चेक करेंगे, एक्सपायरी डेट आपको चेक करनी होगी, आरएस पॉजिटिव है, आरएस नेगेटिव है, वो सारी चीज़ आपको एक बार सारा आइडेंटिफिकेशन उसका चेक करना होगा। एनी डिस्क्रिपेंसी द यूनिट शुड बी रिटर्न टू द ब्लड बैंक विद रिमार्क, जो भी आपको कमी लगती है उसमें आरएस पॉजिटिव है तो नेगेटिव उसको दे दिया गया है, एबीओ में से अगर दूसरा ब्लड दे दिया गया है उसको, एक्सपायरी डेट अगर उसकी नियत की है तो वो सारी चीज़ चेक करके आप रिमार्क डाल करके वो वापस आपको ब्लड बैंक में भेज देना है। नेक्स्ट, होल ब्लड और ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड थ्रू एन अप्रोप्रिएट स्टेराइल ट्रांसफ्यूजन सेट कंटेनिंग ए फिल्टर, ठीक है। आपके पास में बीजी सेट का एक अलग से फिल्टर होता है, नॉर्मली एवी सेट हम लोग यूज नहीं करते हैं, उसमें क्या होता है फिल्टर लगा होता है, मैक्रो फिल्टर लगा होता है उसमें। कौन सा फिल्टर होता है इसमें, मैक्रो फिल्टर होता है। बीटी सेट होता है उसमें क्या होता है आपका मैक्रो फिल्टर लगा हुआ होता है। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए आपकी स्टेराइल होनी चाहिए। होल ब्लड और ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड थ्रू ए एप्रोप्रिएट स्टेराइल ट्रांसफ्यूजन सेट कंटेनिंग फिल्टर। नेक्स्ट बात करो, ट्रांसफ्यूजन सेट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर, उसमें एयर नहीं होनी चाहिए वरना तो उसको पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है, लंग्स एम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है, इसलिए फ्री आपका एयर से फ्री होना चाहिए। जब भी आप जाएंगे उसको ड्रेन करें तो एयर उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। यूज 18 गॉज नीडल फॉर ट्रांसफ्यूजन, कैनोला कौन से नंबर का आप यूज करते हैं, आपसे पूछा जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए निम्न में से किस कलर का कैनोला यूज करेंगे, आपको दे देगा व्हाइट कलर का दे देगा, ग्रीन कलर का दे देगा, पिंक कलर का दे देगा, येलो कलर का दे देगा। कौन सा कलर अगर आपसे पूछता है तो उस कंडीशन में आप कौन सा यूज करेंगे, ग्रीन कलर का यूज करेंगे। कलर की बात करता है तो ग्रीन कलर, अगर आपसे नंबर पूछता है तो कौन सा 18 गेज का आप उसमें कैनोला यूज करेंगे, ठीक है। नो मेडिकेशन और अदर एडिटिव्स शुड बी गिवन, कोई भी मेडिकेशन अदर एडिटिव्स आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में सेम लाइन में नहीं देंगे। जो भी आपको मेडिसिन देनी है वो सेपरेटली आप अलग सेंटर लाइन हो आपके पास में या अलग आपकी आईवी लाइन है उसी से आपको देनी है। ब्लड के साथ में ओनली एंड ओनली 0.9% नॉर्मल सलाइन के अलावा आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको देना है 0.9% सलाइन, आप उसके साथ मिक्स कर सकते हो, अदरवाइज आपको और कोई भी प्री मेडिकेशन जो अदर मेडिकेशन वो उसके साथ में मिक्स आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट बात करो आप, कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल, पेशेंट को आपको वार्म रखना है, ध्यान बीच में देख लेना है, उसके वाइटल चेक करते रहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंटली। तो अगर पेशेंट को वार्म रखना है, कूल तो नहीं हो रहा है, कंफर्टेबल पोजीशन में तो नहीं, प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में पेशेंट को रखना है। अदर ऑफर बेड पान बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसीजर एंड इज नेसेसरी, आप पेशेंट को क्या बेड पान प्रोवाइड कर दीजिए उसको, पेशेंट को ठीक है आपको टॉयलेट जाना है तो आप चले जाइए ताकि बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। तो बीच में भी अगर आपको नीड हो तो आप उसको बेड पान प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर पेशेंट मूवेबल है तो पहले आप उसको करवा दीजिए, अगर मूवेबल नहीं है तो पहले से आप उसको बेड पान दे दीजिए, और बीच में भी अगर पेशेंट को नीड होती है तो आप बीच में उसको बेड पान देंगे। रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ब्लड, आपने कितना अमाउंट में उसको ब्लड दिया है, टाइप कौन सा था ब्लड का, ग्रुप कौन सा था, रेट क्या रखी आपने, फ्लो रेट आपका 30 ड्रॉप्स पर आवर रखा है उसका,
या जो भी रखा है आपने उसका, वो आपको एक बार इसमें मेंशन करना होगा कि आपने कितनी ड्रॉप्स रखी है, 10 ड्रॉप्स, 12 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स, जो भी रखी है पर मिनट के हिसाब से। एनी कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ पेशेंट को, एनी मेडिकेशन एडमिनिस्टर, इस ड्यूरेशन आपने कोई एडमिशन की है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कई फिजिशियंस लासिक्स इनिशियल में डलवा देते हैं, इंजेक्शन लासिक्स दिया जाता है उसको, ठीक है अपन एम्पुल आप IV स्टेट दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, उस ब्लड के वॉल्यूम को, इंक्रीज हुए ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, जो हाइपर वॉल्यूमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है उसमें, तो उसको मेंटेन करने के लिए किडनी से एक्सक्रीट आउट करवा दे। लासिक्स क्या है आपका, लासिक्स या इसका सोल्ट की हम बात करें तो उसमें सोल्ट कौन सा होता है, सोल्ट होता है इसमें फ्लूसेमाइड। तो वो क्या काम करता है आपका, जो फ्लूसेमाइड होता है, जो आपका फ्लूसेमाइड होता है, वो फ्लूसेमाइड क्या काम करता है, फ्लूसेमाइड इसको क्या करता है, वाटर को बाहर करवा देता है, इसको वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ ब्लड टाइप, ये सारी चीजें आपको देखना है, कोई रिएक्शन अगर हुआ है उसको तो इसका ध्यान रखना है। तो ये इंजेक्शन लासिक दिलवा देते हैं उसमें, तो वो आपको मेंशन करना है कि आपने लासिक दिया है तो 20 mg दिया है या 40 mg दिया है, कब दिया है आपने, बिफोर द प्रोसीजर, मिड द प्रोसीजर, बिटवीन द प्रोसीजर या आफ्टर द प्रोसीजर दिया है आपने, तो वो भी आपको इसमें एक बार मेंशन करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी मेडिकेशन आपने यूज की है उसमें पेशेंट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इफ IV infusion टू बी गिवन बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, ऑलवेज यूज द नॉर्मल सलाइन। आपको कोई भी अगर सलाइन यूज करना है, IV infusion यूज करना है, तो ओनली एंड ओनली आप क्या यूज करेंगे उस कंडीशन में, आपको नॉर्मल सलाइन यूज करना है। प्रायर टू ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड द वाइटल साइंस, आपको पहले वाइटल साइंस पेशेंट के जो रिकॉर्ड करने हैं ऑफ द पेशेंट टू प्रोवाइड द बेस्ट लाइन फॉर फर्दर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बीच बीच में आप उसके वाइटल साइंस एक बार देखते रहेंगे, बेस्ट लाइन्स आपको देखनी होगी उसको कि नीचे तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, उस कंडीशन में पेशेंट को एडजस्ट द रेट ऑफ फ्लो 5 to 10 ml पर मिनट। आपको क्या इनिशियल स्टेज में 5 to 10 ml उसका क्या स्टार्ट करना है, आपको ब्लड स्टार्ट करना है ड्यूरिंग फर्स्ट 30 मिनट्स में। ड्यूरिंग फर्स्ट 30 मिनट्स आपको ब्लड का फ्लो कितना रखना है, 5 to 10 ml पर मिनट आपको रखना है, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन टू डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर किसी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन हो, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लो रेट कम रखते हैं, 5 to 10 ml पर मिनट हमको रखना होगा, ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और पेशेंट को कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया जा सकता है। अलाउ द ब्लड टू रिमेन एट रूम टेम्परेचर प्रायर टू एडमिनिस्टर ऑफ द ब्लड, जैसा कि मैंने कहा कि आपको ट्रांसफर किस पे करते हो, रूम टेम्परेचर पे हम उसका ट्रांसफर करते हैं, बॉडी टेम्परेचर पे हम बात करें तो जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए या बॉडी टेम्परेचर पे होना चाहिए। वॉच फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन थ्रू आउट द प्रोसीजर, पूरे प्रोसीजर के दौरान आपको ध्यान रखना होगा, बीच बीच पेशेंट के वाइटल्स देखने होंगे, कोई तरह का इचिंग तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको बीच बीच में पेशेंट का ध्यान रखना होगा इन चीज़ के लिए। अगर कोई भी है उसको पेशेंट को इचिंग होती है, उसको स्वेलिंग होती है कोई भी, तो इमीडिएटली पहला एक्शन क्या होगा आपका, अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है तो उस कंडीशन में व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में पहली प्रायोरिटी होगी आपकी स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, स्टॉप BT, ट्रांसफ्यूजन को आपको स्टॉप करना है। सेकंड आपको नोटिफाई SCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जो भी फिजिशियन आपका अवेलेबल है उसको आप नोटिफाई करना है आपको तुरंत उस कंडीशन में, ठीक है। थर्ड में आपको उसको नॉर्मल सलाइन देना है पेशेंट को उस कंडीशन में, ठीक है। जो तीन आपको कंटिन्यू रखना, सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको स्टॉप करना है, सेकंड आपको नोटिफाई करना है, जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है नॉर्मल सलाइन से उसको क्लीन कर देना, फ्लश कर देना है। उसके बाद में जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जो भी फिजिशियन अवेलेबल है उसने जो भी मेडिकेशन आपको दी है, उसने ठीक है जो भी आपको एविल देने के लिए कहा है पेशेंट को, जो भी देने के लिए कहा है उसने, वो आप उसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम कल अपलोड करेंगे इसका, तो ठीक है। आप एक बार जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और एक बार शेयर करें। और जो भी आपकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, पेशेंट को रिलेटेड कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसका आगे के जो और जो क्या क्वेश्चंस किस तरह पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सारे को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू आज के लिए।